हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट होगा आज। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लिए थे कि अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो भी बेसिक चीज़ें थे हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स देखे थे, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, और अपना थॉमसन का मॉडल क्या होता है, और उसमें जो अपने स्पेक्ट्रम्स होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी चीजें देख लिए थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इस पे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। इसमें जो फॉर्मूले होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व करता है उसकी वेलोसिटी क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा किसी ऑर्बिट में, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और एक आया भी है, उसको देखेंगे हम लोग। बोहर मॉडल्स ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय नील्स बोर इन 1913। ये क्या एक्सप्लेन करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बताता है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान क्या रखना है कि जो अपना बोहर मॉडल होता है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नॉट फॉर मोर देन या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, इट वाज ए मेजर एडवांसमेंट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इंट्रोड्यूस्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बोहर का मॉडल होता है ये किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी पे बेसिस है। इलेक्ट्रॉन का बोला कि जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्वांटाइज्ड होता है। किसमें डिफाइन किया गया है? बोहर्स के मॉडल में। तो जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, पहला है कि इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व इन द फिक्स ऑर्बिट। तो बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या सेल बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स एनर्जी के लेवल्स में रिजॉल्व करते हैं। और इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है। These orbits are called as स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक, सो वाइल द दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स एनर्जी के इस ऑर्बिट में रिजॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उस समय पे वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी इमिट नहीं करते, ना कोई रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है ये वाला जो प्रॉपर्टी है, यही एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इससे पता चलता है कि जो अपना एटम होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है तो उस समय पर वो कोई एनर्जी या रेडिएशन का एमिशन नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने यहां पर? ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया बोहर्स ने। क्या बोला उन्होंने कि द ग्राउंड स्टेट जो आपका लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट सेल बोलते हैं, ठीक है, वो अपना होता है ग्राउंड स्टेट। और उसके ऊपर 2, 3, 4 जाओगे वो सारे क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं। तो n=1 को हम लोग लोवेस्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं या ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट स्टेबल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म में रहता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अब जैसे कि यहां पर ये अपना एटम का फर्स्ट सेल हो गया, ये n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले वाले सेल में रिजॉल्व कर रहा है। सो इफ एब्जॉर्ब एनर्जी लाइट हीट और लाइट, द इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर एनर्जी। तो अगर ग्राउंड स्टेट में है ना इलेक्ट्रॉन, और अगर उसको बाहर से एनर्जी दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल्स में 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है। दिस एनर्जी स्टेट्स आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। तो जो सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इन सारे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? n=1 को छेड़कर जितने भी बाकी सारे सेल्स होते हैं उसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ओके, तो एनर्जी जो होता है, थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द एनर्जी लेवल। तो इन्होंने बोला कि एनर्जी का जो चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंज तभी आता है जब या तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाए या हायर एनर्जी के लेवल से लोअर एनर्जी में आए। तब वहां पर क्या करता है? वो एनर्जी इमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, तो ऐसे केस में वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी में पहुंच जाता है। और फिर जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है,
सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट्स एनर्जी, और वहीं पर जब हायर से हायर एनर्जी लेवल सो एब्जॉर्ब एनर्जी लेवल, तो ऐसे केस में वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो द एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो एनर्जी लेवल्स के एनर्जी का जो डिफरेंस है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहो टू एनर्जी लेवल्स में, तो उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब फोटोन। वो इक्वल टू होता है, जो एब्जॉर्ब फोटोन का एनर्जी होता है अपना, उसके बराबर होता है जो भी फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू में क्या होता है, E2 माइनस E1। तो जैसे कि ये अपना हो गया E2 और ये हो गया E1, तो E2 माइनस E1। तो अगर एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, तो चेंज हमको E2 माइनस E1 से कैलकुलेट करना है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर कैलकुलेट करना है। और इसको डेल्टा ई को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू में क्या हो जाएगा, SC बाई लैम्डा। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड टू रिजॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो बोला इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी ऑर्बिट में रिजॉल्व करते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई। NH अपॉन 2 पाई, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई का वैल्यू पता है, N क्या है अपन, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। तो फर्स्ट सेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए 1, मतलब H/2 पाई। सेकेंड सेल है तो 2 का वैल्यू रख दो, जो वैल्यू आएगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इतना एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक बोल रहा है कि हर एक ऑर्बिट का, हर एक सेल का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमेशा यहां पर n का वैल्यू इंटीग्रल होगा। ठीक है, इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। ठीक, सो यहां पे एक क्वेश्चन है कि बोहर्स थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल, इसमें से कौन सा स्पीसीज है जहां पर बोहर का थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होता। तो बताया अभी कि बोहर का थ्योरी केवल वहीं पर अप्लीकेबल होता है जहां पर स्पीसीज के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम प्लस, इसमें भी क्या है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम +2 में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहां पर केवल हीलियम लिखा हुआ है और हीलियम के एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बोहर का थ्योरी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोहर ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, हर एक सेल का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट सेल को, जो फर्स्ट सेल होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोला, और इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करके हायर एनर्जी में जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लोअर में आते हैं तो एनर्जी गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, तो बोहर ने उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताया। तो यहां पर आप उसका वेलोसिटी और उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला है रेडियस ऑफ द वेरियस ऑर्बिट। ठीक है, तो बोहर ऑर्बिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला R इक्वल टू क्या होगा, 0.529 इंटू में 10⁻⁻8 n स्क्वायर बाई जेड। यहां पे n क्या होगा, यहां पे n है नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है, एटॉमिक नंबर है। और अगर एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बताना है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू में n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में ये फार्मूला यूज करना है, और अगर आपको सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके, सो ये फार्मूला वैलिड कहां पे होगा, केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट, केवल उसी के लिए ये फार्मूले वैलिड होंगे। नेक्स्ट है कि आपका अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.188 इंटू 10⁻6 जेड डिवाइड बाई n।
ठीक है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, यूनिट का भी ध्यान रखना है कि किस यूनिट में पूछा जा रहा है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल टू में इस फार्मूले का यूज करके। ठीक, और वहीं पे अगर आप चाहते हैं एनर्जी कैलकुलेट करना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी है, उसको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, ध्यान रखना है, En इक्वल टू में -2.18 इंटू 10 के पावर -18, ये जूल पर एटम में। तो ये फार्मूला किसमें है, जूल पर एटम में। इसका यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जूल में अगर पूछा है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। और वहीं पर अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, -13.6 इंटू में Z²/n²। और ये सारे फार्मूले वैलिड कहां पे होंगे, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए केवल ये फार्मूले वैलिड होंगे। ओके, सो यहां पर डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का आप इस फार्मूले का यूज करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ये फार्मूले का यूज करके, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले की हेल्प से हर एक एनर्जी लेवल्स का आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद उसका डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए आपका कैलकुलेट किया गया है E1 में, फर्स्ट सेल के लिए, सेकेंड सेल के लिए, थर्ड सेल के लिए, फोर्थ सेल के लिए, फिफ्थ और सिक्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 के लिए, तो हर एक सेल का एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस लिया गया है। तो फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, फोर्थ का फिफ्थ के साथ। तो ध्यान से देखेंगे जो एनर्जी है उसका गैप क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। एनर्जी का गैप क्या होता रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब जो सेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। एनर्जी का जो गैप होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, एनर्जी का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता जाता है। कहां से पता चल रहा है, यहाँ पे एनर्जी का गैप देखिए, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल का धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है। और दो सेल के बीच में, ये जो दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स के बीच में अगर एनर्जी का गैप निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। E2 माइनस E1 में -13.6 इंटू में Z² और ब्रैकेट में 1/n2 के स्क्वायर माइनस में 1/n1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला कब यूज करना है, जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी का गैप कैलकुलेट करना हो। ओके, सो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर ये, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर पीछे जो फार्मूला पढ़े थे वो वैलिड होंगे, एनर्जी निकालना है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं एनर्जी का, लिथियम +3 है, तो लिथियम +3 का जो एटॉमिक नंबर Z क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा लिथियम के लिए। और यहां पर देखिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, तो पहला जो होता है अपना n, इसको बोलते हैं n=1, n=2 और ये n=3। ये होता है जो आपका सेकेंड वाला है, इसको बोलते हैं सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n=3 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर जो n का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो Z का वैल्यू पता चल गया, n का वैल्यू पता चल गया, तो फार्मूला En इक्वल टू क्या होता है, -13.6 इंटू में Z²/n², और यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू -13.6 इंटू में Z², Z का वैल्यू कितना है 3 के पावर 2, और n² का वैल्यू कितना है 3 है, 3 के पावर 2। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए घर पे। ठीक है, अभी जो बताया था उसी की हेल्प से होगा, इसको होमवर्क में इसको ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, इसको ट्राई करते हैं, 2025 में इसी साल आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, इसको ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन इधर और 2 ऑप्शन इधर है।
तो यहां पर देखिए एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहां पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, 1 होगा। एन का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। ओके, तो यहां पर फार्मूला देखिए, यहां पर जब देखेंगे आप एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है जूल में और रेडियस को कैलकुलेट किया गया है पिकोमीटर में। तो आपको जो रेडियस और एनर्जी का फार्मूला लिखना है वो रेडियस और पिकोमीटर और जूल में ध्यान देना है। तो यहां पर जो अपना एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जूल में। ये अपना जूल में ये फार्मूला एनर्जी का यूज करेंगे। ओके, और वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसके रेडियस का तो पिकोमीटर में यहां पर हो जाएगा 52.9 जेड बाई एन पिकोमीटर। ठीक, सो यहां पे एन स्क्वायर बाई जेड कर देंगे, एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहां पर ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया और यहां पर ये अपना हो गया रेडियस का। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हीलियम के लिए। तो फॉर हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है और एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो अगर इसका रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा 52.9 इंटू में एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड मतलब 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पिकोमीटर में आएगा ये, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अपना आता है 7 पॉइंट, पिकोमीटर में कितना आएगा यहाँ पर हीलियम का 26.4 पिकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका एनर्जी ई एन, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है -2.18 इंटू में 10 के पावर -18 एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 1.8 इंटू में 10 पावर -18, जेड का वैल्यू कितना होगा 2 होगा तो 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा तो 1 का 1 हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे नहीं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर इसका वैल्यू कितना आएगा, ये अपना आता है 19.62 इंटू 10 के पावर -18, ये आएगा जूल में। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट किए किसके लिए, हीलियम के लिए कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं फॉर लिथियम प्लस 2। तो इसके लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एन का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पहले रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 59.2, यहां पर 52.9, और यहां पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये जो अपना आएगा ये किस में आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, ये पिकोमीटर में। किस में निकालने हम लोग, पिकोमीटर में निकालने हैं। तो इसको यहां पर रख दीजिए वैल्यू, ये अपना हो जाएगा एन का वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय जेड का वैल्यू 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा इसका जो रेडियस आएगा कितना आएगा 17.6 पिकोमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, एनर्जी कैलकुलेट करना है, यहां पर एनर्जी निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लिथियम के लिए तो क्या हो जाएगा -2.18 इंटू में 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जूल में आएगा ये। तो -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर n का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहां से अपना जो निकल के आता है कितना आता है -19.62 इंटू 10 पावर -18 जूल। ओके,
तो ये एनर्जी आपका जूल में निकल के आता है। ठीक है, और यहां पे ये अपना कितना हो जाएगा, यहां पे 8 पॉइंट होगा, कितना हो जाएगा -8.72। ठीक, तो ये आपका निकल के आ जाएगा एनर्जी ऑफ लिथियम +2 और किसके लिए, लिथियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए। तो यहां से अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, रेडियस और एनर्जी ये हो जाएगा निकल के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिमिटेशन की बात करते हैं कि बोहर के जो मॉडल थे उसमें क्या क्या लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अपना बोहर का मॉडल होता है ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जिसमें क्या हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, दूसरा है कि व्हाई नॉट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2 पाई हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोहर थ्योरी। तो बोहर ने क्या किया कि इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लिया, डायरेक्ट बस इतना बोल दिया कि जो अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 पाई के इक्वल होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, कहां से आया फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी इसका नेक्स्ट लिमिटेशन है। वहीं पर बोहर इंटर रिलेटेड द क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। तो बोहर ने क्या किया, क्लासिकल थ्योरी और अपना जो क्वांटम थ्योरी है दोनों को यूज किया, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को यूज करके अपने पोस्टुलेट्स बताए। लेकिन ये कहां से आया, विदाउट एनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसका कोई फार्मूले कहां से आ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया बोहर ने। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों बातें लिमिटेशंस है किसके, बोहर्स के। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक फार्मूला है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला का आप ये यूज कर लेंगे n2 माइनस n1, नेक्स्ट ब्रैकेट में n2 माइनस n1 माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे यहाँ पे +1 डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये भी एक फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल देखते हैं एटम्स के। तो दो मॉडल लोग पढ़ेंगे, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, 2 मॉडल्स हैं। पहला है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर बताता है कि मैटर जो होता है उसके पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और उसके पास वेव नेचर भी होता है। और नेक्स्ट है अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं ये अपने वेव मैकेनिकल मॉडल हैं एटम्स के। ठीक, तो पहला मॉडल की बात करें तो अपना अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने बोला कि जो अपना वेवलेंथ लैम्डा होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहां से इन्होंने ये फार्मूला, बोहर ने ये फार्मूला दिया। और ये फार्मूला कहां से आया, ये फार्मूला आपका डिराइव हुआ है आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है E=mc², और जो हम लोग अभी फोटोन का एनर्जी का फार्मूला पढ़े थे E=hc/λ, इस फार्मूले का यूज करके किया गया है। अगर इस फार्मूले को हम लोग इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा mc² में hc/λ। तो यहां से c से c कट जाएगा, क्या हो जाएगा m इंटू में c h/λ। और यहाँ पे मास और वेलोसिटी का, स्पीड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं p में h/λ, और लैम्डा क्या हो जाएगा h/p। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा। इसको हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन भी बोलते हैं। और इस इक्वेशन को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम बढ़ेगा तो उसका जो लैम्डा है वो घटेगा। जो पार्टिकल का साइज, यहाँ पे अपना जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, मतलब मास। तो जो मास होता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो किसी पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा, उतना कम होगा। और पार्टिकल का मास बहुत ही छोटा होगा तो उसका वेवलेंथ काफी ज्यादा आएगा। तो जो अपने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू आता है अपने लैम्डा का। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूले पे कुछ आपके ये डेरिवेशन है, ये फार्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला कहां से आता है? अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है अपना, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। अब मैं इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में एम वी स्क्वायर। ओके, और दोनों साइड में क्या करता हूं, m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटू में m, और ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं m v स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर आ गया मास m। और यहां से अगर हम मोमेंटम निकालें तो कितना आ जाएगा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू में m। ठीक, तो अभी हम लोग पीछे जो फॉर्मूला पढ़े थे लैम्डा इक्वल टू में एच अपान पी, यहाँ पर पी का वैल्यू रखकर हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू में एच अपान अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर होता है। ये क्या है, Q क्या है चार्ज, और V क्या है पोटेंशियल। तो ये वाला फार्मूला भी डिराइव कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे Q इंटू वी से, तो ये एक नेक्स्ट अपना फार्मूला आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मानिए कि आपके एग्जाम में पूछे एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ बताइए, तो ऐसे केस में यहाँ पर तो मीटर में आएगा, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में अगर पूछ ले तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, और V क्या है यहाँ पर वोल्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं डी ब्रोगली पे, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 m एंड 2m हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो m1 कितना दिया हुआ है m, और m2 कितना दिया हुआ है 2m दिया हुआ है। ओके, काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। ओके, सो पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ आर क्या होगा, डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है उसका रेशियो निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे लैम्डा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू में एच अपान अंडर रूट 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इंटू में m। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू वेरिएबल्स हैं वो कौन सा है, एक मास है और एक लैम्डा, बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। ठीक, तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां पर 1 बाई अंडर रूट m1 डिवाइड बाई 1 बाई अंडर रूट m2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट m2 डिवाइड बाई रूट m1। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, m2 का वैल्यू कितना है 2m, और m1 का वैल्यू m है, तो रूट 2 इंटू में रूट m डिवाइड बाई रूट m हो जाएगा। तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा, या ऐसे बोलिए रूट 2 डिवाइड बाई 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रूट 2 रेशियो 1, तो रूट 2 इज टू 1। तो ये अपना हो जाएगा रेशियो लैम्डा 1 डिवाइड बाई
λ2 का। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ट्राई कीजिए। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर आपको निकालना है वेवलेंथ तो उसमें आपको वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले वेलोसिटी, क्योंकि वहां पर मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, मास तो पता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि थर्ड सेल में कितना होगा। तो डी ब्रोगली का हेल्प लेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहा है, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2.18 इंटू 10 के पावर 6 जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए जो भी आपके पास है, 2.18 इंटू में जेड का वैल्यू कितना है 1 है, एन का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यहां पे अपना निकल के आता है, या इसको अभी ऐसे लिख दीजिए, यहां पर 10 पावर 6 भी होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो अपना वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है h अपन mv। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर -34। मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 के पावर -31। और वेलोसिटी निकाल लिए हैं, कितना आ गया है यहाँ पर 2.1 इंटू 10 के पावर 6 और ऊपर चला जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपना लैम्डा निकल के आ जाएगा। और जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये अपना आता है 9.96 इंटू 10 के पावर -8 मीटर, -10 मीटर, -10 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 9.96 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी निकाल लेना है और फिर उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन में रखकर कैलकुलेट कर लेना है। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और ये अपना आवाज नहीं आ रहा है क्या, हेलो वेट। अभी आवाज आ रहा है क्या, हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा था ना, नहीं जा रहा था, क्यों? इतने टाइम से मैं क्या कर रहा था? अभी आवाज जा रहा है बच्चों, अभी आवाज जा रहा है आप लोग को? ओके ओके, आपको और पहले बताना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक ही टाइम पर आप किसी इलेक्ट्रॉन का, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर रिजॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो एक ही टाइम पर उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, ये कौन बोलता है, हाइजेनबर्ग। तो वही डिफिनेशन यहां पर लिखा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously the exact position and exact momentum of a body as small as electron। ठीक है,
तो उसको यहां पर हाइजेनबर्ग ने इस फार्मूले से डिफाइन किया। यहां पर जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एक्स, ठीक है। और डेल्टा वी क्या है, यहां पर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, अनसर्टेन इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 4 पाई। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक ये वाला फार्मूला भी है, अगर इसको आप ओपन करेंगे मोमेंटम को, अगर आप डेल्टा पी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू में डेल्टा वी, क्योंकि मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी डेल्टा वी हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, ये फार्मूला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और इस पे एक क्वेश्चन ये रहा, इसको आप ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहां पर दिया हुआ है, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा वी क्या होगा, ठीक। डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां से हम लोग एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, बताइए, ठीक है। और यहां से जो फॉर्मूला होता है अपना डेल्टा एक्स इक्वल टू में क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, डेल्टा एस इक्वल टू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहां पर रख देंगे, ठीक। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू में डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यहां पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई v इंटू 3.14, पाई का वैल्यू रख देंगे। मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, और यहां पर डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। तो ये अपना आ जाएगा डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपका आता है 5.7 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो ये अपना मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटम नंबर का, जिसपे क्वेश्चंस बहुत सारे आए भी हुए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो 4 क्वांटम नंबर है, चारों को समझ के रखेंगे क्योंकि इसका ह्यूज एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं कि आपको अगर पता करना है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना है, तो एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए 4 क्वांटम नंबर हम लोग यूज करते हैं, ठीक। टू ऑब्टेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड एंड दीज आइडेंटिफिकेशन नंबर आर कॉल्ड एज द क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एटम के सेल और ऑर्बिट की जानकारी देता है। और दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये हमको इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमको सबसेल की जानकारी देता है, इसकी सबसेल कौन सा सबसेल होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमको ऑर्बिटल की जानकारी देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर s, ये हमको इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में कौन से ऑर्बिट में रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये अपना एटम हो गया, तो एटम के लिए ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और फोर्थ के लिए n इक्वल टू 4। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक्सक्लूडिंग 0, 0 को छोड़कर यहाँ पर बाकी सारे इंटीजर वैल्यू होंगे। इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ द एटम। अच्छा, इससे हम लोग एटम का साइज भी बता सकते हैं कि जितना सेल नंबर ज्यादा होगा एटम का साइज भी उतना ज्यादा होगा, ओके।
नेक्स्ट आता है अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। और जो एल का वैल्यू होता है, अगर आपको एम का वैल्यू पता है तो एल का वैल्यू 0 टू n-1 लाई करता है, 0 टू n-1 लाई करता है। ठीक है, सो इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और इसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और इसी का और भी नाम होता है सब्स्टिटरी क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है, ये सबसेल की जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, किसमें इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, और उसका शेप कैसा होगा, कि यस का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, पी वाले ऑर्बिटल का पी सबसेल कैसा होता है, डंबल होता है, और वहीं पर जो अपना डी होता है वो डबल डंबल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव द वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1। अगर आपको n का वैल्यू पता है तो l का वैल्यू जो लाई करेगा वो 0 से n-1 लाई करेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल इन ए इक्वल टू द n। तो किसी सबसेल, किसी सेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सबसेल रह सकते हैं, वो इक्वल टू होता है n के। फर्स्ट सेल में केवल एक अपना सबसेल होगा, दूसरे सेल में 2 सबसेल होंगे, तीसरे सेल में 3 सबसेल होंगे, चौथे में 4 सबसेल होंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ओके, सो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि एल इक्वल टू 0 यस सबसेल के लिए, या ऐसे बोलिए कि यस सबसेल के लिए अगर आपका एस सबसेल है तो इसके लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। डी सबसेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। और एफ सबसेल के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, और यहां से एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि कभी भी जो आपका एन होता है वो नॉट इक्वल टू एल। एल और एन का वैल्यू क्या होगा, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, और एल का वैल्यू कभी भी एन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि एल का वैल्यू 0 टू n-1 लाई करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, बोला है किसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा। देखिए यहां पर दूसरे वाले में अगर चेक करेंगे तो n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू 1 के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 है तो मतलब यस सबसेल होगा, 1s होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका 1p ऑर्बिटल होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे l+1 इज इनटू में h/2π। ठीक है, तो ये फार्मूला l क्या है यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, किसी सबसेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि यस सबसेल में पता करना है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो l का वैल्यू 0, कितना आ जाएगा 2। पी की बात करें तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। डी का एल का वैल्यू कितना होता है, डी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से एफ के लिए बात करेंगे तो एफ का वैल्यू 4 होता है, 3 होता है, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से किसी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इसको हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कीजिए। यहां पे क्या बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल विल बी, पी सबसेल के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम का, और आपका पी सबसेल के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो 1 होता है, और फार्मूला क्या होता है l+1 h/2π। तो यहां पर l का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1 1+1 h/2π। तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू √2 इंटू में h/2π। तो इस तरीके से अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसी को हम लोग
ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। क्या लिखा हुआ है कि इट डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, कि किसी सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे इसकी जानकारी मिलता है। सो इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बोलिए या ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को बताता है। और जो ध्यान रखना है कि जो m का वैल्यू होता है, जो m का वैल्यू होता है वो -L2 प्लस L लाई करता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक, सो जब हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में सबसेल को रखते हैं तो वो सब डिवाइड हो जाता है फर्दर इनटू द ऑर्बिटल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अभी इसके बारे में बात किया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जो आपका m का वैल्यू होता है वो लाई करता है हमेशा -L2 प्लस L। तो ये वाला ध्यान रखें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, और यहां पर जो L का वैल्यू होगा ध्यान रखना है कि उसमें जीरो को भी इंक्लूड करना है, -L2 प्लस L में जीरो को भी इंक्लूड करके चलना है। ओके, सो यहां पर ऑर्बिटल का शेप दिया गया है, जैसे ये आपका कौन सा हो गया, S सबसेल हो गया, ये आपका P सबसेल है। और यहां पर देखिए जो ऑर्बिटल्स है वो किस पे हो रही है, अलोंग द x एक्सिस पे है, तो इसको हम लोग px बोलेंगे, px ऑर्बिटल। और यहां पर देखेंगे तो जो ऑर्बिटल्स है, अगर मैं इसको बोलूं ये अपना x हो गया और ये y हो गया, या इसको बोल दीजिए ये z हो गया और ये y हो गया। यहां पर हम लोग बोलेंगे ये अगर y एक्सिस पे ओरिएंटेड है तो इसको py ऑर्बिटल बोलेंगे। और यहां पर अपना जो ऑर्बिटल है वो z एक्सिस पर ओरिएंटेड है तो इसको हम लोग pz ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये अपने p ऑर्बिटल का शेप हो गया और ये s ऑर्बिटल का शेप हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ये अपना d के शेप हो गए। तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों का शेप यहां पर पहला हो गया डी वाई जेड, डी एक्स वाई और डी एक्स जेड। फिर आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपके डी ऑर्बिटल्स के शेप हो गए। तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये उनका शेप आपको ध्यान रखना है। ओके, अब लास्ट आता है आपका लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड भी कंटिन्यू रोटेट करता है। ठीक है, ये जो रोटेशन है इलेक्ट्रॉन्स का ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो उसी को हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं। सो फॉर क्लॉकवाइज के लिए हम लोग अप डायरेक्शन में यूज करते हैं एरो को इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से माइनस प्लस -1/2। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग डाउन साइड एरो को दिखाते हैं, इसको हम लोग दिखा देंगे, अपोजिट कर देंगे चार्ज को, -+1/2। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को दिखाने का। ओके, और क्या बात लिखा हुआ है कि अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो एस का वैल्यू यहां पे रख दीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक चीज का ध्यान रखना है कि ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको आप पहला इलेक्ट्रॉन अप और दूसरा डाउन दिखा सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहला डाउन और दूसरा अप दिखा दें। पर ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये दोनों तरीके क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन ये जो तरीका है एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन को दिखाने का, ये इनकरेक्ट होगा। और चाहे दोनों के साइड अगर दोनों का डायरेक्शन नीचे के साइड दिखाते हो तो भी वो गलत होगा। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू ईच अदर होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए।
क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n इक्वल टू 3 एंड, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमको बताना है कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो, स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, -1/2। तो n इक्वल टू 3 के लिए जो l का वैल्यू होता है वो कहां से कहां लाई करता है, 0 to n-1। तो यहां पर क्या कौन कौन सा वैल्यू होगा l के लिए, 0, 1 और 2। तो अगर 0 होगा तो इसको बोलेंगे 3s ऑर्बिटल, 1 होगा तो इसको बोलेंगे 3p ऑर्बिटल, और 2 होगा तो इसको 3d ऑर्बिटल बोलेंगे। और यहां पर अगर हमको n का वैल्यू 3 पता है तो हम लोग पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें। तो जो कि फार्मूला क्या होता है, 2n²। तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो कितने होंगे, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल को बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं इसमें इस तरीके से। 3 ऑर्बिटल यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है टोटल। और हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो हमको बताना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बताना है जो कि -1/2 में है। तो ये तो +1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन जो है वो +1/2 में है और हाफ इलेक्ट्रॉन किस में है, -1/2 में है। तो इस तरीके से 9 होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि -1/2 में होंगे, क्योंकि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इसमें से कौन सा परमिसेबल नहीं होगा, कौन सा क्वांटम नंबर गलत है। तो पहला देखिए, n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल होता है, ठीक, क्योंकि 0 to n-1 होता है तो ये पॉसिबल है। और l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू -2 पॉसिबल है, और s का वैल्यू तो +1/2 होता है। तो यहां पर पहला वाला जो पॉसिबल है। दूसरा, l का वैल्यू अगर n का वैल्यू अगर 4 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 to n-1 होता है, m का वैल्यू भी 0 हो सकता है, और l का वैल्यू +1/2 भी पॉसिबल है। थर्ड वाला, n का वैल्यू 3 के लिए l का वैल्यू 3 बोल रहा है, जो कि अभी बताया था कि कभी भी n l के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू पॉसिबल नहीं है 3, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू 5 के लिए l का वैल्यू 3 पॉसिबल है, करेक्ट है। ये भी यहाँ पर 0 भी इसमें आएगा, तो ये वाला भी परमिसेबल होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है वो पॉसिबल होगा। तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला चेक करिए। तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए l का वैल्यू 2 पॉसिबल है, ठीक है। और m का वैल्यू -3 क्या होगा, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि l का जो वैल्यू, m का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लाई करता है -L2 + L। तो यहां पर l का वैल्यू 2 के लिए -3 कभी नहीं आएगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू भी 3 होगा, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि n और l का वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, n का वैल्यू 3 के लिए l का वैल्यू 1 बोल रहा है और m का वैल्यू -1 बोल रहा है, ये पॉसिबल है। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू लाई करेगा, और l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू -1 पॉसिबल है। तो थर्ड वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये अपना सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 लिख दिया, जबकि -+1/2 होता तो करेक्ट होता। अगला यहां पर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। मैच कराना है। तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2p। कौन सा हो जाएगा, 2p हो जाएगा। 3, और यहां पर देखिए ये 2024 में आया भी था, ठीक है, 2024 के नीट में आया भी है। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, 3s हो जाएगा। n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो a का कौन सा हो जाएगा, 2p, b का 3d है, तो 3d कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और 3s किस में होगा,
ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच करा लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से मैच करा लेंगे, बाकी आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे मैच कराना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, पूछ रहा है कि 2023 में आया था, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर्म द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, इसको बताना है आपको। तो पहला है कि अगर L का वैल्यू 4 है तो यहां पर अगर N का, यहां पर देखिए ये L का वैल्यू है, ठीक है, ये L है। N का वैल्यू 4 के लिए L का वैल्यू 3 पॉसिबल है और M के ये वैल्यूज भी पॉसिबल होंगे, बिल्कुल सही है। तो MS का वैल्यू भी सही लिखा हुआ है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर N का वैल्यू 5 है तो L का वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, और इसमें ये ध्यान से देखिए, दूसरे वाले में L का वैल्यू 2 है तो यहां पे -2 होगा, -1 होगा, लेकिन जीरो भी आएगा, इसमें क्या आएगा, जीरो भी आएगा, जबकि इसमें जीरो नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसमें जीरो भी इंक्लूड करना होगा। अब बात करते हैं यहां पर एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो फॉर ए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो ऐसे स्पीसीज की बात करेंगे जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, तो ऐसे केस में जब केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ध्यान रखना है कि उसका जो एनर्जी होता है ऑर्बिटल का, वो केवल एन पे डिपेंड करता है, कि एन का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। पी और डी और एस ऑर्बिटल पे नहीं डिपेंड करता। तो इस तरीके से जो 1s ऑर्बिटल होगा उससे एनर्जी ज्यादा होगा 2p का, और 2p का 2s के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो 3s होगा इसका बराबर होगा किसके, 3p के, और इक्वल टू होगा 3d के, और 3d से ज्यादा होगा 4s का, 4s का इक्वल होगा किसके, 4p के, और इक्वल टू 4d लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो एनर्जी डिपेंड करेगा वो केवल n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एस पी डी एफ कौन सा ऑर्बिटल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, अगर क्या हो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसे केस में जो उसका एनर्जी होता है वो n प्लस यल, एन और यल दोनों पे डिपेंड करता है। तो दोनों पे डिपेंड करेगा। हायर एनर्जी ऑफ n प्लस यल, हायर विल बी द एनर्जी। जिसका n प्लस यल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका, जिसका n प्लस वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे बात करें 2s हो गया, 3d हो गया, या यहां पर बोलूं मैं 2s हो गया, 3d हो गया, 3p हो गया, 3p और 3d हो गया। ठीक है, तो इस वाले में कैलकुलेट करें अगर, तो n प्लस एल का वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा। यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू निकालें कितना आएगा, 3 प्लस 1 4 आएगा। और यहाँ पर अगर हम निकालें n प्लस एल का वैल्यू तो 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो इस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो इसी पे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। यहां पर देखिए ये आपका 2024 में आया भी है। तो यहां पर n और l और m सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले के लिए अगर हम लोग बात करें, n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 2, तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, 4d हो जाएगा। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। यहां पे n प्लस क्या हो जाएगा, 4, यहां पर 4p हो जाएगा। और n का वैल्यू 3 है तो 3, l का वैल्यू 1 है तो p 3p हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब इनका n प्लस एल का वैल्यू निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए n प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये,
और यहाँ पर n+l कितना दिया हुआ है 5, n+l का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और n+l का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा फर्स्ट वाले का, जिसका n+ का वैल्यू सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा। अब उसके बाद देखिए दूसरा और तीसरे का n+ का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। तो ध्यान क्या रखना है कि जहां पर भी n+l का वैल्यू सेम हो जाए फिर उसको चेक करेंगे n से, कि जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखिए n का वैल्यू किसका ज्यादा है, यहाँ पर n का वैल्यू 4 है और यहाँ पर 3 है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा थर्ड वाले का। तो ऑर्डर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर थर्ड, उसके बाद सेकेंड, फिर लास्ट में फोर्थ। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला कैलकुलेट कीजिए, 5D 4P 4F 6D, ये 2019 में आया है क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। 4D 5P 5F 6P, तो इसका निकालेंगे n+l का वैल्यू। तो इसका कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 5 + 1 6, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और यहां पर कितना हो जाएगा 7। तो सबसे ज्यादा किसका होगा 5F का होगा, उसके बाद किसका होगा 6P का होगा, उसके बाद यहां पर चेक करेंगे n+l से, तो यहां पर n का वैल्यू इसका ज्यादा है तो 5P और उसके बाद 4D। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा एनर्जी का। तो 5 फिर P फिर, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 4 क्या हो जाएगा 4D होगा, 4D हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर आपको नोड क्या होता है, देखिए एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है नोड। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है, और एटम के अंदर ऐसे पोजीशन ऐसे लोकेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो नोड के कैलकुलेट करने के यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं। तो इट इज द पॉइंट लाइन प्लेन या सरफेस बोलिए इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 0 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आपको नोड कैलकुलेट करना है तो n-1 कर दीजिए। और ध्यान रखना है कि ये फार्मूले बहुत यूजफुल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को और इनफाइनाइट पोजीशन को कभी भी नोड कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और जो नोड होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड और एक होते हैं एंगुलर नोड, ठीक है। सो रेडियल नोड क्या होता है, द स्फेरिकल रीजन सर्कुलर रिंग अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0 होता है। जैसे आपका जब जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, एक ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट के बीच में जो गैप होता है जहां पे एनर्जी नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उसको हम लोग बोलते हैं नोड, रेडियल नोड। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना है n-l-1, n-l-1, ये फॉर्मूला रेडियल नोड के लिए। एंगुलर नोड क्या होता है, द प्लेन पासिंग द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। तो अगर ऑर्बिटल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन पास करें जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसको एंगुलर नोड बोलेंगे। सो एंगुलर नोड जो होता है वो, या बोलो नोडल प्लेन जो होता है वो एल के बराबर होता है, जितने नंबर ऑफ एल होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे एंगुलर नोड होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई कीजिए। तो यहां पे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, यहां पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D। तो 4D के लिए पूछ रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और l का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है n-l-1। तो रख दीजिए यहां पर 4 - 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जो एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके l के। l का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर कितना दिया हुआ 2, तो ये हो जाएगा एंगुलर नोड 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट।
1 and 2। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे किया जाता है उसके लिए रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करोगे तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग सबसे पहले करना है जिसका एनर्जी सबसे कम होता है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले फिल करेंगे। तो सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s और 3d और 4p। तो ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम में हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी सबसे कम, उसके बाद फिल करते जाइए। तो क्या बोल रहा है कि द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन दिस सबसेल ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये सब फुल हो जाए फिर नेक्स्ट पे मूव करना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का प्रिंसिपल क्या है? पाउली ने बोला कि दो एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स का जो चारों क्वांटम नंबर है वो कभी सेम नहीं हो सकता। हर एक इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होता है क्या होता है? डिफरेंट होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन्स के। So it states that the no two electron in an atom can have the same value of all four quantum numbers. It means an atom can accommodate maximum two electron. इसका मतलब कि अगर चारों क्वांटम नंबर डिफरेंट करने हैं तो बोला कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उनमें दोनों का जो स्पिन रखना है वो अपोजिट रखना है। क्योंकि अगर एक का स्पिन यस का वैल्यू होगा प्लस हाफ रहेगा तो दूसरे का माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, सो यहां पर जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है तो 1s के लिए देखोगे तो n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, ये भी 1 0 होगा, ये 0 होगा। लेकिन यहां पर देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n l m सेम हो गया, लेकिन इसका s का वैल्यू क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। एक का +1/2 है तो दूसरा का -1/2। उसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। इसका 2 2 दोनों इलेक्ट्रॉन का 3 सेम हो गए लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हो गया, +1/2 और ये -1/2। इसी तरीके इसमें देख लेंगे, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो चारों क्वांटम नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यस यहाँ पर जो n का वैल्यू हो गया, l का वैल्यू हो गया, s का वैल्यू हो गया, ये सारा सेम है, बट m का वैल्यू डिफरेंट है। इसके लिए m का वैल्यू कितना है? +1, तो इसके लिए m का वैल्यू कितना है? 0 है। तो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 क्वांटम नंबर के इक्वल नहीं होता। ओके, उसके बाद आता है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहले सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करेंगे सिंगली उसमें हम लोग को स्पिन को सेम रखना है, सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इट स्टेट दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम सबसेल फॉर पीडीएफ डज नॉट टेक प्लेस until each orbital belong to the subshell has the got one electron each. So it means it is the singly occupied. सबसे पहले क्या करना है? हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद अपोजिट। जैसे मैं अगर P5 अगर मैं P5 में 5 p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करूं तो 3 ऑर्बिटल हैं इसमें, तो एक हुंड्स बोलता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, उसके बाद फिर हमको पेयरिंग कराना है विथ अपोजिट स्पिन के साथ। उसी तरीके से अगर मैं P4 का लिखूं तो इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है जैसे कि P4 का अगर कोई ऐसे लिखता है कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफरेंट कर दे तो ये तरीका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। सारे इलेक्ट्रॉन को सारे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सेम स्पिन में फिल करना है, उसके बाद पेयरिंग कराना है विथ अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो ये जो तरीका होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। उसी प्रकार से अगर मैं P3 में इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करना है विथ सेम स्पिन के साथ, सिंगली ऑक्युपाइड। फिर उसके बाद पेयरिंग कराना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं, 2018 में आया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला बोल रहा है कि टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यस इज द इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जीरो होगा, क्योंकि जो एल के बराबर होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल के बराबर होता है, तो एस का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है कि एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय द 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन ए एटम इज डिजिग्नेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर। तो ये भी बात सही है, जो ऑर्बिटल है उसको हम लोग 3 ऑर्बिटल से यूज कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग के लिए चारों क्वांटम नंबर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपके ऑर्बिटल के लिए हम लोग एस, एन, एल और एम का पता होना जरूरी है, और हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, एस वाले से, एक ऊपर तो एक नीचे, एक हाफ प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ रहेगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हुंस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन के साथ सिंगली फिल करना है, फिर उसके बाद पेयरिंग कराना होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनकरेक्ट हो गए, तो ये सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नीट 2016 में आया था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। बोल रहा है कि कौन से ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहां पे अगर डी की बात करेंगे तो इसमें अपना जो डी जेड होता है, डी जेड स्क्वायर, इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं, जेड एक्सिस पे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, एक्सिस पे लाई करेंगे। उसी प्रकार से जो अपना डी एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स पे जो होते हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सिस पे लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। तो अपना डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो यहां पर लिथियम प्लस। ओके, सो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन से क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर एजीमुथल से नहीं करते, स्पिन क्वांटम नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल के अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है डिफरेंट होता है, एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये भी आपका 2016 में आया हुआ था। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को सारा सॉल्यूशन समझ में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और आपका रिवीजन भी होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, सबको टाटा बाय बाय।